एक बार प्रेम से बोलिए इकोनॉमिक्स महाराज की जय। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं और आप लोगों को हम यह बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को कम से कम इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे ध्यान रखिएगा 4 से 5 अंकों का सवाल सीधे सीधे परीक्षा में आपके पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक पढ़िए। हम वादा करते हैं कि आपका जो है ये 4 से 5 अंक कहीं भी जाने वाला नहीं है और आपके झोली में ही आएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अब देखिए, सिलिकॉन शहर का है या फिर सिलिकॉन वैली का है, ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन वैली का है चाहे सिलिकॉन शहर का है। अगर भारत में पूछे कि भारत में कौन सा जो है शहर है, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है या फिर सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको कि बेंगलुरु कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अर्धचालक उद्योग जो है बहुत अधिक मात्रा में है, ध्यान रखिएगा। अर्धचालक उद्योग, ठीक है, अर्धचालक उद्योग को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोलते हैं और उद्योग को इंडस्ट्री बोलते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर वाला इंडस्ट्री जो है बेंगलुरु में ज्यादा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो है चिप बनाना हो चाहे प्रोसेसर वगैरह बनाना हो, मतलब कि देखिए अर्धचालक वाला जितना भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, आपका मोबाइल होगा, आपके पास जो है कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, चाहे कुछ भी होगा, ये सब इतना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें एक चिप होता है जिसमें जो है सिलिकॉन का यूज हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा। और वो सिलिकॉन से संबंध जो है उद्योग बेंगलुरु में ही स्थापित है, भारत में, ध्यान रखिएगा। बहुत माने कि जगहों पे स्थापित है ये वाला सब उद्योग, तो इसलिए बेंगलुरु को क्या कहते हैं हम लोग? सिलिकॉन वैली या फिर सिलिकॉन शहर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्धचालक उद्योग बहुत ही अधिक मात्रा में है, ठीक है। हाँ, एक बात और बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु में जो है सिलिकॉन का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन का उत्पादन नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन संबंधित जो है उद्योग बहुत अधिक मात्रा में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन जो है आप लोग बी टिक आउट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में क्या पाया जाता है? क्या पूरा का पूरा बेरोजगारी पाया जाता है? नहीं, पूरा बेरोजगारी नहीं पाया जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी, जी हाँ, कृषि उद्योग में जो है, कृषि क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या चीज छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कहने का मतलब जैसे अभी धान का सीजन आया है, ठीक है, धान आप लोग रोपे हैं, तो धान रोपने के टाइम में आप जो है रोजगार हुए होंगे, ठीक है। फिर कुछ दिन जो है आप बेरोजगार रहे होंगे, उसके बाद कभी जो है 1-2 दिन के लिए पटौनी में गए होंगे, फिर उसके बाद जो है बेरोजगार होंगे, फिर एक दिन का अच्छी खाद छीटे होंगे, फिर बेरोजगार हुए होंगे, फिर जो है मैंने सोहनी वगैरह किए होंगे। तो ऐसे करते करते कभी क्या करते हैं जी, आप काम करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं, कभी काम करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि कुछ दिन आप रोजगार पा रहे हैं और कुछ दिन आप बेरोजगार रह रहे हैं। यानी कि जो है कृषि क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो हम लोग पाएंगे यहाँ पे कि छिपा हुआ इसमें बेरोजगारी, यानी कि आपको लगेगा कि हम रोजगार है, कृषि कर रहे हैं, हमारे पास रोजगार है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसमें जो है बहु माने कि डेली काम नहीं कर रहे होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में ही छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है आप लोग बी टिक आउट कर लीजिएगा। 3 नंबर देख लीजिए। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है। तो उदारीकरण वैश्वीकरण के बारे में चर्चा तो करेंगे ही हम लोग वैश्वीकरण चैप्टर में, जो कि इसके बाद वाला ही चैप्टर, ध्यान रखिएगा, उसमें तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए, उदारीकरण का मतलब होता है कि लाइसेंस हो गया, फिर या टैक्स हो गया, या फिर और भी कुछ जो है मामले में अगर ढील देते हैं या फिर उसको जो है खत्म कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिहार में ऑर्केस्ट्रा बहुत ज्यादा चलता है, तो ऑर्केस्ट्रा का अगर लाइसेंस अगर मांगा जाए, ऑर्केस्ट्रा का जो है लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है सीमित लोग ही ऑर्केस्ट्रा को चला पाएंगे, ठीक है, जो सीमित लोग होंगे वही ऑर्केस्ट्रा को चला पाएंगे। वहीं अगर लाइसेंस को हटा दिया जाए और कहा जाए जी कि आप जो है बिना लाइसेंस के भी क्या कर सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा चला सकते हैं, तो बहुत सारे लोग ऑर्केस्ट्रा खोल करके नचवा सकते हैं। इवन आप लोग के पास भी एक रोजगार आ जाएगा, आप लोग भी जाकर के वहां पे ऑर्केस्ट्रा खोल करके नचवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कंट्रोल में, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। उदारीकरण जो है वो क्या करता है जी, लाइसेंस टैक्स वगैरह के बारे में जो है छूट देता है। एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे आप जो है धान का उत्पादन किए, ठीक है, और धान से आपने चावल का उत्पादन कर लिया, ध्यान रखिएगा, और वो चावल जो है आप चाहते हैं कि बिहार राज्य में ना बेच करके हम जो है जाकर बेचे राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में जाकर अगर बेचेंगे तो पहले जो होता था ना, ध्यान रखिएगा, 1991 से पहले आपको जो है राजस्थान में जाने के लिए जो है टैक्स देना पड़ता था सरकार को, ठीक है। तो यहाँ से बिहार सरकार भी टैक्स लेता था, राजस्थान सरकार भी टैक्स लेता था, और उसके बाद जो है आपका जो है माने कि जो चावल है वो राजस्थान में पहुंचेगा और वहां पे जो है आप बेच पाएंगे। इस तरह से होता क्या था कि ये जो बिहार में चावल का रेट था 10 रुपया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो जो है चावल का रेट यानी कि राजस्थान पहुंचते पहुंचते तक 20 रुपया हो जाता था, डबल तक हो जाता था, तो वहां पे भी बिकना जो है बंद हो जाता था, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि ये सब टैक्स वाला जो सिस्टम है इसको खत्म किया जाए, अगर माने कि देश के अंदर व्यापार कोई करे तो उसमें एक्स्ट्रा कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, यानी कि उदारीकरण सिंपल से समझिए कि लाइसेंस टैक्स वगैरह जो है इसको खत्म कर देना ही उदारीकरण कहलाता है। अच्छा, वैश्वीकरण क्या कहलाता है जी? तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि व्यापार के मामले में विश्व से भारत को जोड़ देना, ठीक है, भारत को जोड़ देना, किसी भी देश को जोड़ देना, ध्यान रखिएगा। जैसे भारत में जो है वैश्वीकरण का नीति आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो भारत जो है अब अपना सामान विश्व के किसी भी देश में जो है जाकर के बेचने की क्षमता रखता है, ठीक है, या फिर विश्व का कोई भी देश भारत में आकर के जो है सामान अपना बेच सकता है, अपना उत्पाद जो है बेच सकता है, ठीक है। तो ये जो है वैश्वीकरण के तहत हुआ है। अब इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, जैसे मान चले कि अमेरिका में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आया तो वो जो है जल्द ही क्या कर सकता है जी, वो इंडिया में ला सकता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा जी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका से इंडिया में आ जाएगा, या फिर इंडिया में अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो जो है ट्रांसफर हो सकता है अमेरिका में। ये किसके तहत हो सकता है जी? वैश्वीकरण के तहत हो सकता है। इसका और भी बहुत सारा लाभ है जिसकी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर यानी कि वैश्वीकरण वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि उदारीकरण और वैश्वीकरण आप लोग समझ गए, तो इसमें जो है सेवा क्षेत्र में क्या लाया है, ध्यान रखिए। तो सेवा क्षेत्र में काफी तेज प्रगति ला दिया है। जब 1991 में जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का जो नीति आया था, एलपीजी का नीति, ध्यान रखिएगा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसका जो नीति आया था उसके बाद जो है सेवा क्षेत्र में काफी तेज प्रगति हुई है, काफी तेज, ठीक है। सेवा क्षेत्र में कौन सा प्रगति हुई जी? काफी तेज, बहुत धीरे धीरे नहीं हुआ है, बहुत तेजी से ग्रो किया है। इवन हम आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, ये ऑनलाइन माध्यम से जो है शिक्षा आपको दे रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो ये भी एक सेवा क्षेत्र में ही आएगा। और देखिए इसका ग्रोथ कितना हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि ग्रोथ कितना हुआ है सेवा क्षेत्र का। जैसे यूट्यूब का कुछ भी करना है आप यूट्यूब खोल ले रहे हैं, मोबाइल खोल ले रहे हैं, गूगल खोल ले रहे हैं, ठीक है, आपको जब कुछ भी पूछना है गूगल खोल के चेक कर लेते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं। तो ये जो है सेवा क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ग्रो किया है, एक बार बूम किया है, समझिए कि ध्यान से, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे बोल सकते हैं काफी तेज प्रगति हुआ है, उदारीकरण और वैश्वीकरण। उम्मीद करते हैं तीसरा नंबर आप लोग सवाल समझे होंगे। चौथा नंबर सवाल देख लीजिए, नरेगा बनाई गई है, तो नरेगा ध्यान रखिएगा, इसका नाम आज के डेट में नरेगा नहीं है, ये मनरेगा हो चुका है। क्या हो चुका जी? मनरेगा हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो नरेगा जो है ये बनाया गया था, नरेगा ध्यान रखिएगा, ये जो है 2005 में बनाया गया था। कब बनाया गया था जी? 2005 में। लेकिन इसका नाम बदल करके जो है मनरेगा कर दिया गया 2010 में। कब कर दिया गया जी? 2010 में मनरेगा इसका नाम कर दिया गया था, ठीक है। और ये नरेगा जो बनाया गया था वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था जी? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और नरेगा जो है ये कार्यक्रम है रोजगार का, नरेगा का है जी एक कार्यक्रम है रोजगार का, जो कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, पूरा देश भर में जो है ये लागू है नरेगा कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रखिए। और इस पूरे देश भर में जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां के जो लोग हैं, जो अकुशल मजदूर है, ध्यान रखिएगा, जो शरीर से काम करना चाहते हैं, मेहनती इंसान, ध्यान रखिएगा, वैसे मजदूर ध्यान रखिएगा क्या करते हैं जी, इसके तहत जो है रोजगार पा सकते हैं साल भर में, यानी कि 365 दिन में 100 दिनों के लिए जो है रोजगार आप पा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसके तहत नरेगा के तहत, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नरेगा जो है बनाया गया था ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है। नरेगा का फिलहाल नाम जो है वो है मनरेगा है, ठीक है। नरेगा का जो है माने कि पूरा नाम जो है ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को हम बताते हैं। यहाँ पे नरेगा का जो पूरा नाम होता है ध्यान रखिएगा, नरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे NA भी लिखा जाता है और NA नहीं भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो नरेगा का जो फुल फॉर्म होता है ध्यान रखिएगा, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण यहाँ पे रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका जो है पूरा नाम होता है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। क्या लिख लीजिएगा जी? राष्ट्रीय ग्रामीण कैसे जी? रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या लिखेंगे जी? अधिनियम। यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे
नियम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण एक्ट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, ध्यान रखिएगा। अब वही मनरेगा के लिए क्या करेंगे जी, मनरेगा जैसे ही होगा तो क्या करेंगे जी, महात्मा गांधी, क्या कर देंगे जी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ठीक है। खाली मनरेगा के लिए जो है महात्मा गांधी शब्द को जोड़ दिएगा। इसमें कौन सा शब्द जोड़ दिएगा जी, यहाँ पे शब्द जोड़ दिएगा महात्मा गांधी। क्या जोड़ दिएगा जी, महात्मा गांधी, और इसका नाम क्या कर दिएगा जी, तो नाम कर दिएगा मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है कई बार ए लिखा जाता है, कई बार ए नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसको बस पढ़ेंगे मनरेगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसका जो है फुल फॉर्म होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आप लोग अपना शब्द जो है देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मनरेगा नाम पढ़ा है 2010 में, नरेगा नाम पहले था 2005 में, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में, यानी कि जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी, इसमें चल लेते हैं, ठीक है। तो जवाहर रोजगार योजना जो है लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल, ठीक है। कब लागू किया गया था जी, 1 अप्रैल 1989 को जो है लागू किया गया था जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। और इसके तहत ध्यान रखिएगा, ये भी रोजगार देने का ही बात किया गया था, यानी कि रोजगार देने का ही एक कार्यक्रम है, जो कि ग्रामीणों को ही इससे फायदा होने वाला है, ध्यान रखिएगा, होता है, ध्यान रखिएगा। तो जवाहर रोजगार योजना जो है कब लागू किया गया था जी, 1 अप्रैल 1989 को लागू किया गया था। यहाँ पे 6 नंबर सवाल देख लीजिए, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है जी, तो आप लोग को पता है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि इसमें मौसम के अनुसार जो है आप लोग यहाँ पर रोजगार पाते हैं, और मौसम के अनुसार जो है बेरोजगार हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन कौन सा टिक आउट कर लीजिएगा जी, 6 नंबर का ऑप्शन जो है बी आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में कॉल सेंटरों की संख्या, ठीक है, आज के डेट में कॉल सेंटर की संख्या जो है बढ़ा है कि घटा है जी, तो आप लोगों सर बढ़ गया है। कॉल सेंटर की संख्या क्या होगा जी, बढ़ गया है, ध्यान रखिएगा, भारत में। और अगर बात करते हैं अभी 2023 में, कब का बात करें जी, 2023 का बात करते हैं, तो ये जो है 57,000 से भी ज्यादा, 57,000 से भी ज्यादा जो है यहाँ पे क्या करा जी, यहाँ पे 57,000 से भी ज्यादा कॉल सेंटर खुल चुके हैं पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। और ऐसा कॉल सेंटर क्या होता है जी, तो आप लोग जो है कस्टमर केयर से जो बात करते हैं ना, तो कॉल सेंटर पे ही उपस्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मान चले कि अगर भविष्य में हमारा जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च होता है झकास इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है, यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं झकास इंस्टीट्यूट, ठीक है। और यहाँ पे झकास इंस्टीट्यूट में हम आपके लिए एक कोर्स लॉन्च करते हैं, जिसका जो है मूल्य हो रहा है 49 रुपया। एक बैच पढ़ाने का जो है खर्चा हम रख दिए 49 रुपया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस बैच से संबंधित आपको अगर कुछ भी जानकारी प्राप्त करना होगा तो हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, ठीक है। हम अपना क्या दे देंगे जी, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे हम दे देंगे, 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको दे दिए, ठीक है। अब 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर आपको दे देंगे ना, ध्यान रखिएगा, 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे वहां पे, तो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। और एक कॉल जो है मेरे पास नहीं आएगा, एक कॉल मेरे पास नहीं आएगा, हम इसके लिए क्या करेंगे जी, एक कॉल सेंटर पे जो है दे देंगे, ध्यान रखिएगा, कि आपको जो है अगर इस नंबर पे कोई भी कॉल आता है, ठीक है, तो आपको इस कोर्स के बारे में बताना है। तो आप लोग अगर इस नंबर पे कॉल करेंगे तो वो जो है सीधे सीधे कॉल सेंटर पे जाएगा, और वहां पे कोई व्यक्ति या फिर कोई महिला या फिर कोई लड़की जो है बैठी होंगी या कोई लड़का बैठा होगा, जो कि आपके बने की समस्याओं का वहां से समाधान करेगा कंप्यूटर के माध्यम से, वहां पे देखेगा आपका रिकॉर्ड वगैरह को, ठीक है। और टोटल चीज चेक करके हुए आपको जो है जितना भी समस्या होगा उसका समाधान करेगा, या फिर अगर आपको कुछ जानकारी हासिल करना हो तो उस कॉल सेंटर के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो एक कॉल सेंटर काफी काम का चीज होता है, कोई भी कंपनी होता है, ध्यान रखिएगा, वो कॉल सेंटर अपना एक जरूर रखता है। अगर मान चले कि कॉल सेंटर जो है प्राइवेट किसी व्यक्ति के पास हम दे देते हैं, तो यानी कि वहां से मैनेज होगा, और नहीं तो हम चाहे तो अपना खुद का जो है कॉल सेंटर बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और खुद का एक कॉल सेंटर बना करके कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि बच्चे जब भी कॉल करे, इस मैंने 4-5 को नंबर दे देंगे, उस पर जो है जब भी कॉल करे तो वहां पे कॉल सेंटर पे रिसीव हो, और रिसीव होने के साथ साथ जो आपके हर एक समस्याओं को समाधान कर दिया जाए। तो इसके लिए हम कॉल सेंटर बना देंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अभी नहीं बता रहे, एक एग्जाम्पल दिए, जस्ट एग्जाम्पल दिए, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो है एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है कि कॉल सेंटर होता क्या है। तो आप लोग जहां पे कस्टमर केयर के पास कॉल करते हैं, वो कॉल सेंटर में ही बैठे होते हैं, ध्यान रखिएगा, और वहीं से आपके समस्याओं को समाधान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चाहे आपको कोई जानकारी लेनी होती है तो वहीं से जानकारी दिया जाता है। अब यहाँ पे 8 नंबर सवाल को समझते हैं। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का जो है सर्वप्रमुख क्षेत्र कहां है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज के डेट में भारत में जो है ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। अब आउटसोर्सिंग क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्रोती। क्या बोलते हैं जी हिंदी में, आउटसोर्सिंग जो है शब्द दे सकता है, बाह्य स्रोती भी शब्द दे सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अभी बाह्य स्रोती क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एक कौन सा कंपनी है जी, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होता है तो एक देश में नहीं, एक से अधिक देशों में माने कि अपना व्यापार करता है, ध्यान रखिएगा। तो बहुराष्ट्रीय कोई कंपनी है, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक बात करते हैं जॉकी कंपनी का ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉकी कंपनी का बात करते हैं। और एक कंपनी जो है मास्क जो है बनाती है, क्या बनाती है जी, आप लोग के लिए मास्क बनाती है, इसको हिंदी में बोलते हैं नकाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कोरोना में आया था ना तो मास्क आप लोग लगा रहे थे, तो यहाँ पे जॉकी कंपनी जो है मास्क बनाती है, और ये मास्क इतना बेहतर होता है कि कोरोना वायरस से आपको बचा लेगा, ध्यान रखिएगा, ये आपको ये पता चल गया, ठीक है। ये जॉकी कंपनी जो है मास्क बना रही है, और ये इतना बढ़िया मास्क है कि आपको जो है पूरा कोरोना से जो है सुरक्षा दे रही है, तो लोग इसको खरीदना चाहेंगे, सिंपल सी बात समझिए, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए ही तो आपको करना है जी, माने कि मास्क लगाना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लोग इसको खरीदना चाहेंगे। अब मान चले कि इसका जो है डिमांड आ गया, मान चले कि 1 करोड़ जो है माने कि मास्क का जो है डिमांड आ गया, लेकिन इस कंपनी के पास जो है टोटल उपलब्ध कितना है जी, 50 करोड़ ही माने मास्क उपलब्ध है। तो ये 50 करोड़ का फुलफिल कहां से करेगा, तो ये जो है कंपनी खुद अब नहीं बनाएगा, अब अपने आवश्यकताओं को हो सकता है कि दूसरे कंपनी से भी बनवा ले। जैसे एक और कंपनी मान चले कि एक झकास कंपनी है, ध्यान रखिएगा, तो ये झकास कंपनी ध्यान रखिएगा ये भी मास्क बनाती है, तो ये छोटा कंपनी है, इसका जो है उतना माने कि दुनिया में जो है नाम प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जो है जॉकी कंपनी का नाम जो है ज्यादा प्रसिद्ध है। तो क्या करेगा कि जॉकी कंपनी को माने जॉकी कंपनी जो है झकास कंपनी को ऑर्डर देगा कि भाई हमको इतना मास्क चाहिए, अलग अलग जो है माने अलग अलग जगहों पे जो है इसका डिमांड रख देगा कि भाई हमको इतना इतना मास्क चाहिए, ठीक है, और यहां से जो है अपने माने कि ब्रांड का लेवल चिपका देगा और उसको मार्केट में उतार देगा, और अपने 1 करोड़ यूजर्स का जो है, जो भी 1 करोड़ कस्टमर है उसको जो है बेच देगा। तो इस तरह से जो है अलग अलग जगहों से जो प्राप्त किया ना जी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग, यानी कि बाह्य स्रोती बोलते हैं। जैसे आप लोग सैमसंग का नाम सुने होंगे, सैमसंग कंपनी जो है खुद से सारी चीजों को नहीं बनाता है, अलग अलग कंपनियों से बनवाता है, बस उस पर अपना लेबल लगवा देता है कि ये सैमसंग है, तो सैमसंग कंपनी का आप लोग समझ के क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है सैमसंग कंपनी खुद नहीं बनाती है, लेकिन वो क्या होता है जी कि वो सैमसंग कंपनी का उस पर लेवल चढ़ जाता है, तो आप लोग समझ जाते हैं कि वो सैमसंग कंपनी का है और उसे आप लोग खरीद लेते हैं, जबकि वो सैमसंग कंपनी खुद नहीं बनाती, किसी और से बनवाती है, ठीक है। तो यही किसी और से बनवाना ही चाहे किसी और से जो है प्राप्त करना, ध्यान रखिएगा, वही होता है आउटसोर्सिंग कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस उदाहरण से समझे जरूर होंगे। अब आ जाते हैं 9 नंबर सवाल पे। क्या करा जी, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, यानी कि ऑल इंडिया जो रेडियो है, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो, इसका जो है इसके जगह पे एक शब्द और प्रयोग कर सकता है, क्या कर सकता है जी, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक प्रसारण सेवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया जो रेडियो है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सार्वजनिक प्रसारण सेवा भी बोलते हैं, क्योंकि सार्वजनिक प्रसारण सेवा के अंतर्गत ही ऑल इंडिया रेडियो आता था, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम जो है बदलकर अच्छी कर दिया गया जी, आकाशवाणी कर दिया गया, यानी कि इसी का नाम जो है बदल करके आकाशवाणी रख दिया गया, ध्यान रखिएगा। और ये आकाशवाणी शब्द का जो है प्रयोग कब से किया जाने लगा, तो आप लोग को याद रखना चाहिए 1957 से जो है इसका प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। तो ऑल इंडिया रेडियो का जो है इंग्लिश में नाम था, ध्यान रखिएगा, और इसको जो है नाम चेंज करके हिंदी में नाम रखा गया आकाशवाणी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आकाशवाणी जो है नाम कब रखा गया जी, 1957 में रखा गया। और ये ऑल इंडिया रेडियो है क्या, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक प्रसारण सेवा है एक, ठीक है, क्या है जी, ऑल इंडिया रेडियो सार्वजनिक प्रसारण सेवा है। और आप लोग आकाशवाणी का नाम जरूर सुने होंगे रेडियो पर, ठीक है, कि आकाशवाणी की तरफ से चाहे आकाशवाणी के माने कि ये प्रसारण, ठीक है, आप लोग जरूर इसका जो है नाम जरूर सुने होंगे। तो आकाशवाणी ही नाम कब किया गया था जी, 1957 में किया गया था, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला जो सवाल है वो 10 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है जी, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो भारत में जो है सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में रखा गया है। कितने भागों में रखा गया जी, 2 भागों में। जो पहला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं सरकारी सेवा, क्या बोलते हैं जी, सरकारी सेवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है दूसरा जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं गैर सरकारी सेवा, क्या बोलते हैं जी, गैर सरकारी सेवा, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा ध्यान रखिएगा। तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा उसे कहते हैं, रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा, सरकार अगर कोई माने सेवा प्रदान करती है, अगर सरकार कोई सेवा प्रदान करती है, ध्यान रखिएगा, तो वो सरकारी सेवा के अंतर्गत आएगा। अगर कोई जो है माने कि निजी व्यक्ति या निजी संस्था या निजी ग्रुप के लोग जो है, चाहे निजी का चीज समूह के लोग जो है, रखिएगा, वो सेवा प्रदान करते हैं, तो उसको बोलते हैं गैर सरकारी सेवा। जैसे में आप लोग थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि
एक सरकारी स्कूल है, ठीक है, सरकारी स्कूल जो है ध्यान रखिएगा, तो सरकारी स्कूल जो है इस सरकारी सेवा देता है। कौन सा सेवा देता है जी? सरकारी सेवा देता है। और वहीं गैर सरकारी जो स्कूल होता है वो गैर सरकारी सेवा माने की देता है, ध्यान रखिएगा। तो जो है माने कि जैसे प्राइवेट स्कूल जितना भी है, आप लोग के एरिया में भी होगा, कहीं और भी होगा, ध्यान रखिएगा, तो प्राइवेट स्कूल जितना भी है वो सब गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आएगा। यानी कि दोनों का जो है मोटिव क्या है जी? शिक्षा ही देना है। लेकिन अगर सरकार शिक्षा दे रही है तो उसको बोलेंगे सरकारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो है कोई निजी व्यक्ति शिक्षा दे रहा है, ध्यान रखिए, तो उसको बोलेंगे गैर सरकारी। जैसे अगर कोचिंग सरकार खोल दे तो बोलेंगे सरकारी कोचिंग, अगर वही कोचिंग हम खोले हैं तो ध्यान रखिए क्या होगा जी? उसको गैर सरकारी कोचिंग बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, यानी कि वो प्राइवेट कोचिंग हो गया। तो आप लोग इस तरह से अनुमान लगा लीजिएगा कि सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा क्या है। अच्छा, सरकारी सेवा में जो लोग काम करते हैं उनको सरकारी नौकर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, या फिर सरकारी नौकरी उनके पास है ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो गैर सरकारी सेवा में होता है उनको क्या बोलते हैं जी? यहाँ पे जो है वो गैर सरकारी सेवा में खुद मालिक भी हो सकते हैं और खुद जो है एक किसी गैर सरकारी कंपनी का जो है मालिक कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, तो वर्कर भी हो सकते हैं, तो सब गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आएंगे। यानी कि सरकारी लोगों को सरकार जो है वेतन देती है और गैर सरकारी लोगों को अपना जो है माने कोई उसका जो मालिक होगा वो वेतन मिलेगा, चाहे जो है मालिक को क्या होता है लाभ मिलता है तो वो उसका जो है आय हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इस तरह से जो है व्यक्ति कमाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो है सेवा क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया जी? 2 भागों में, सरकारी सेवा के बाद सरकारी सेवा में और क्या चीज गैर सरकारी सेवा में के अंतर्गत जो है रखा गया है। अब यहाँ पे 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है, ठीक है, कहां पे गया है जी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा पूरी दुनिया में गया है, ठीक है। जो बाजार का व्यापकता का विस्तार जो हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो भारत से कहां तक ले हुआ जी? पूरा दुनिया में हो गया, ध्यान रखिएगा। यानी कि पूरा दुनिया में जो है भारत आज के डेट में व्यापार के मामले में है, कुछ ना कुछ तो है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 11 नंबर का ऑप्शन जो है सी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। मॉल उपलब्ध कराता है कौन सा वस्तु जी? तो एक ही, अच्छा कौन सा वस्तु नहीं, वस्तु कहाँ उपलब्ध कराता है, ध्यान रखिए, तो एक ही स्थान पर जो है मॉल उपलब्ध कराता है। अच्छा, मॉल का एक जो है सीधा सीधा उदाहरण, आप लोग पटना में कभी गए होंगे तो हम यहाँ पे नाम रख देते हैं P&M मॉल, यहाँ पे हम लोग एक नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो एक मान के चलिए कि पटना में एक मॉल है, मान के चलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे है भी लेकिन मान के चलिए कि एक P&M मॉल है। अब इस मॉल में जो है ध्यान रखिएगा 25 मंजिला जो है माने कि बिल्डिंग है, ध्यान रखिए। ये मॉल कितना मंजिला है जी? 25 मंजिला है। अलग अलग फ्लोर पे जो है अलग अलग चीजें बेची जाती है, अलग अलग फ्लोर पे क्या चीज, अलग अलग चीजें बेची जाती है, और ये सभी चीजें जो होती है ध्यान रखिएगा वो आपके जरूरत की होती है। तो ऐसा स्थान जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉल। क्या बोलते हैं जी? उसको मॉल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एक ही स्थान पर जरूरत की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो, अगर एक ही स्थान पर जरूरत की सारी वस्तुएं जो है उपलब्ध हो, ठीक है, और वो जो है बेचा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो उसको क्या कहेंगे जी? हम लोग मॉल कहेंगे। क्या कहेंगे जी? मॉल कहेंगे। और भारत में जो है बहुत सारे जो है मॉल है, और आप लोग के भी शहर में कहीं ना कहीं मॉल उपस्थित होगा, ठीक है। तो मॉल जो है जितने वस्तु को उपस्थित कराता है वो एक ही स्थान पर जो है उपस्थित कराता है। आपके जरूरत का जितना भी सामान होता है वो सब वहां पे उपलब्ध हो जाता है। 13 नंबर सवाल देख लीजिए। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी का जो है प्रमुख घटक कितना को है जी? तो ध्यान रखिएगा ये 5 गो घटक है। कौन घटक है जी? 5 गो घटक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन घटक है तो ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सी घटक है जी? तो एक जो है भोजन, ध्यान रखिए, जो भी आवश्यक भोजन है वो, ठीक है। उसको जो है माने कि पहनने के लिए वस्त्र यानी कपड़ा, ठीक है। उसको क्या चीज जी? आवास, रहने के लिए क्या चीज जी? आवास। उसका जो है क्या चीज जी? बेहतर स्वास्थ्य, ध्यान रखिएगा, बेहतर स्वास्थ्य यानी कि आपको जो है हॉस्पिटलिटी, ध्यान रखिएगा, बेहतर स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य कैसे लिखेंगे जी? स्वास्थ्य। उसके बाद जो है क्या चीज जी? शिक्षा। तो यहाँ पे शिक्षा जो है आप लोग लिख लेंगे। तो ये 5 को जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है मानव पूंजी का प्रमुख घटक है, ठीक है। 5 को जो है ये मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। भोजन, वस्त्र, आवास, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है 5 को बहुत ही जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा। इससे जो है एक मानव पूंजी के रूप में बदल सकता है, ठीक है। जो एक साधारण मानव है वो पूंजी के रूप में बदल सकता है। कब? जब उसको प्रॉपर भोजन मिले, यानी कि प्रॉपर जो है उसका पोषण हो, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा उपलब्ध हो, आवास उसके पास रहने के लिए हो, ठीक है, बेहतर जो है स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य उसका जो है ठीक ठाक रहे, और शिक्षा उसके बाद जो है माने कि एजुकेशन जरूर हो। और ये जो है आप लोग एजुकेशन मेरे पास से पूरा कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत बहुत जो है मैंने क्या चीज गरिमावान बना रहा है हमको। हमारा दिल जो है, हृदय जो है प्रफुल्लित हो जा रहा है एकदम। आप मन कर रहा है ना कि इस स्क्रीन में से निकल करके आपको जो है गले लगा लें, ठीक है। इतना माने कि आप लोग जो है
मैंने पढ़ाई कर रहे हैं शुरू से लेकर के अंत तक, वीडियो को देखते हैं, मैंने मेरे वीडियोज को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, ये सब जो है आप लोग समझ रहे हैं कि कितने भावनाओं से मेरे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये भावनाएं जो है ना, ये मैंने कि पूरा उछल उछल करके जो है प्रफुल्लित हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और आपसे अब मिलने का मन कर रहा है, तो आप लोग जो है जल्द ही तैयार रहें, रिजल्ट देंगे तो आपसे हम जरूर मिलने का प्रयास करेंगे। और एक मीटअप रखा जाए यार, सभी लोग वहां पे आएंगे और हमसे मिलेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं। ठीक है, तो रोजगार एवं सेवा एक दूसरे का होता है जी, पूरक होता है, ध्यान रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन जो है बी आप लोग याद रखेंगे। रोजगार एवं सेवा का है जी, एक दूसरे का पूरक होता है। ठीक है, यानी कि रोजगार के बिना जो है सेवा अधूरा है और सेवा के बिना जो है रोजगार अधूरा है। यानी कि दोनों जब मिलता है, ध्यान रखिएगा, तो जो है एक माने कि अच्छा खासा जो है अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। यानी कि सेवा जो है माने कि सेवा जब प्रदान करेंगे तो उसमें रोजगार जरूर उपलब्ध होगा, और रोजगार देंगे तो उससे सेवा जरूर हो जाएगा। यानी एक दूसरे का है जी, एक यानी कि पूरक है। ऐसे सब्जेक्टिव में इसको बढ़िया से डिटेल में समझाएंगे। बस ये लाइन याद रखिए कि रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक है, इतना भर याद रखिए। सब्जेक्टिव में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को मैंने कि देख लीजिए, उसको सब्जेक्ट का जब वीडियो आएगा तो आप लोग इसी चैनल पे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आप लोग को मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा जी? प्लेलिस्ट में मिलता जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए नरेगा एक कार्यक्रम है। क्या जी? नरेगा एक कार्यक्रम है। कौन सा स्तर का? क्या जिला स्तर का है? नहीं, नरेगा जो है जिला स्तर पर नहीं है। प्रांतीय यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर है? नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर है? जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर है। और आपको हम बता देते हैं कि विश्व भर में सबसे ज्यादा जो है ये रोजगार देने के मामले में सक्सेसफुल जो है एक कार्यक्रम रहा है। ठीक है, यानी कि सक्सेसफुल कार्यक्रम है रोजगार देने के मामले में नरेगा, जो कि भारत से जो है इसका माने कि ओरिजिन है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे जी। 16 नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी? कोयला भी माने कि स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इनमें से सभी आप लोग टिक आउट कर देंगे, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो 16 नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। देखिए 17 नंबर, कौन सी सेवा सरकारी है? अब यहाँ पे बता रहे हैं सरकारी सेवा कौन सा है। अब देखिए इसमें जो है आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन में कंफ्यूज आएंगे, क्योंकि कई सेवाएं ऐसी है, जैसे शिक्षा सेवा है, ये सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है। बैंकिंग सेवा सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बैंकिंग सेवा भी गैर सरकारी हो सकता है। यातायात सेवा ये भी सरकारी हो सकता है और गैर सरकारी। सरकारी बस चलता है, प्राइवेट बस भी चलता है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा सरकारी हॉस्पिटल भी चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलता है। अब इसमें जो है दोनों का मैंने दोनों आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों को जो है आप लोग छोड़ दीजिएगा। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं, ठीक है, तो किताब अगर मिलाते हैं, ध्यान रखिए, तो किताब के अनुसार जो है बैंकिंग सेवा को केवल और केवल सरकारी सेवा में रखा है। ठीक है, तो इसलिए जो है 17 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंकिंग सेवा जो है सरकारी ही मानी जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 18 नंबर सवाल। कौन सा सवाल मान लेते हैं जी? 18 नंबर सवाल जो है यहाँ पे देख लेते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? यानी कि जो सरकारी नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है। सैन्य सेवा ये तो एकदम प्योर सरकारी है, ये तो है प्योर सरकारी है। आप सैनिक जो है प्राइवेट नहीं बना सकता, अपना प्राइवेट आर्मी जो है तैयार नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। वित्त सेवा ये भी सरकारी है। ठीक है, ये भी क्या है जी? सरकारी है। रेल सेवा ये भी सरकारी है। लेकिन मॉल सेवा, तो मॉल सेवा सरकारी नहीं है, सरकार जो है मॉल नहीं खोलता है, ध्यान रखिएगा। तो 18 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 19 नंबर देख लेते हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या जी? यहाँ पे ऊर्जा का, संचार का, ध्यान रखिएगा, इस सब का जो है मैंने बारे में बात कर रहा है। तो 19 नंबर का आप लोग का हो जाएगा जी? 19 नंबर का जो है शिक्षा हो जाएगा। ये शिक्षा जो है ये आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये सब जो है शिक्षा जो है आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। और आर्थिक आधारभूत संरचना जो है सब्जेक्टिव में इसका डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो 19 नंबर का फिलहाल में याद रखिए शिक्षा। ठीक है, और हई सब जो है आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। आर्थिक आधारभूत संरचना का मतलब ही सीधा सा समझिए कि डेवलपमेंट मैंने कि जो है, जैसे मैंने कि आपका जो भी आवश्यकता है, जैसे बिजली का हो सकता है, सड़क का हो सकता है, तो ये सब जो है काची जी आपका आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये फिजिकल रूप में होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देख लेते हैं 20 नंबर सवाल। क्या हो गया यार? बिहार संपन्न है। ठीक है, बिहार किस में संपन्न है? क्या यहाँ पे उद्योग धंधा में संपन्न है? नहीं, बिहार जो है उद्योग धंधा में संपन्न नहीं है। पशुपालन में नहीं, पशुपालन में भी संपन्न नहीं है। खनिज में नहीं, खनिज में भी संपन्न नहीं है। ठीक है, क्या हो गया यार बीच में? वेट एक मिनट, देख लेते हैं यहाँ पे जी। 20 नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि। क्या हो जाएगा जी? कृषि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बिहार किस में संपन्न है? कृषि में संपन्न है, यानी खेती जो है यहाँ पे अधिक से अधिक लोग करते हैं। और किताबों में है, ध्यान रखिए। आज के डेट में जो है बिहार का अगर बात करते हैं तो बिहार में अधिकांश जनसंख्या या तो औद्योगिक क्षेत्र में है या फिर सेवा क्षेत्र में है।
बहुत कम लोग ही कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बिहार में। हालांकि खेती पूरा प्रॉपर होती है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग होते हैं जुड़े हुए कृषि से। ठीक है, वैसे अगर आप लोग भी आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते होंगे, तो आप आय प्रमाण पत्र जब बनवाए होंगे ना जी, तो उसमें कृषि से आय जरूर जो है 60,000 70,000 रुपए जरूर भरते होंगे। ठीक है, कि कृषि से आय मेरा इतना है, जबकि एक्चुअल में आप कृषि से कमाते हैं, आप जो है अलग अलग तरीकों से कमाते हैं। लेकिन आप लोग जब आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो आप लोग करते हैं जी, गलत डाटा दिखा देते हैं। तो ऐसा काम ना कीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, आप जो अपना सही सही आंकड़ा दिखाए कि हम यहाँ से इतना रुपया कमाते हैं, क्योंकि जो आप कमाएंगे ना तो वो सरकार थोड़ी ना छीन लेगा जी, सरकार नहीं छीन लेगा। ज्यादा रुपए दे देंगे, ज्यादा रुपए कमाएंगे तो हो सकता है सरकार आपसे टैक्स ले ले। ठीक है, तो टैक्स लेना जो है अच्छी बात है। सरकार जो है, सरकार को अगर आप टैक्स देते हैं ना तो ये बहुत अच्छी बात है, और हम भी चाहते हैं कि हम सरकार को टैक्स दें। ठीक है, इतना रुपया कमाई हो कि सरकार को टैक्स दे, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, सरकार को टैक्स देना अच्छी बात है, क्योंकि उस टैक्स से डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट होना भारत का बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोग गलत गलत इन्फॉर्मेशन भरवा देते हैं, जैसे जनगणना के टाइम में भी आप लोग गलत गलत आय लिखवा देते हैं। तो ये सब चीज न कीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, अगर एक्चुअल में डाटा देखें ना तो बिहार में कृषि से जो है मैंने बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन कागज पे जो है देखिएगा तो हर एक लोग कृषि से जुड़ा हुआ अपने आप को बताता है, हर एक लोग कृषि से जुड़ा हुआ बता देता है लगभग। ठीक है, बाई चांस कोई कोई जो है अपना जो है एक्चुअल में बताता है ना, तो बाकी सब लोग जो है बिहार में ऐसे ही करते हैं कि हम कृषि करते हैं, हम कृषक है, किसान है, ऐसे अपने आप को बता कर रखते हैं। ठीक है, खेत पूछेंगे कितना कट्ठा है तो बोलेंगे 5 कट्ठा है। 5 कट्ठा खेत जो है सालों भर रोपता है, सब ध्यान रखिएगा। 10 कट्ठा खेत सालों भर रोकेगा, ऐसा अनेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक्चुअल डाटा बताना है कि हम कहां से कमाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार को अगर ज्यादा रुपए बता देते हैं तो एक तो मैंने कि सबसे पहले जो है आप लोग घाटा हो सकता है कि सरकारी सेवा आपको नहीं मिलेगा। तो सरकारी सेवा अगर आपको जो है नहीं मिलता है, जैसे राशन कार्ड वगैरह नहीं बन सकता है आपका, जैसे मकान का पैसा नहीं मिलेगा, तो इससे क्या दिक्कत? आप इतना कमाए ना कि सरकार का जरूरत ना पड़े। ठीक है, इतना आप लोग कमाने का जो मैंने कि हिम्मत रखें कि सरकार का ये सब 1,20,000 रुपए जो आवास के लिए मिलता है वो आपको जो है जरूरत ना पड़े। लेटरिन का पैसा जो है मैंने शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए मिलता है, उसका जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप जो है जाते हैं 12,000 रुपए उठाने के लिए। ठीक है, और 12,000 उठाने के चक्कर में आप उससे तो लेटरिन बनवा ही नहीं पाते हैं, और नहीं लेटरिन बनवाते हैं, लेकिन आपका जो है वार्ड होता है ना वो 3-4 हजार रुपए एकदम आपके खाते में से गायब कर देता है। तो ये सब जो है करप्शन का शिकार आप लोग बनते हैं। ठीक है, तो ये सब लाभ के चक्कर में आप एक तो करप्शन का शिकार बन रहे हैं, सरकार का पूंजी भी गायब कर रहे हैं, तो इससे डेवलपमेंट कहां से होगा? तो आप इतना कमाने का प्रयास करें, और पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से, इतना कमाने का प्रयास कीजिए कि सरकारी जो है ये सब जो है आमदनी है ना जी, ये सरकारी आमदनी पे आपको निर्भर ना रहना पड़े, इसका लाभ ना करना पड़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें जो है आप मैंने कि लोभित हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो आप जो है बहुत गलत ट्रैक पे हैं। आपको जो है सबल इंसान बनना है, सफल इंसान बनना है। ठीक है, हई सब रास्ते पे नहीं जाना है कि सरकारी सेवा पे आप निर्भर हैं। सरकारी सेवा कहने का मतलब क्या चीज? ये जो सरकार जो है मैंने कि अनाज उन्हें देता है, जैसे राशन कार्ड बनवाना हो गया, जैसे घर का पैसा उठाना हो गया, शौचालय का पैसा उठाना हो गया, ये सब जो है इस सब चीज पर निर्भर आपको ना रहना पड़े। ठीक है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। तो आप एक्चुअल में डाटा अपने आप को दिखाएंगे तो जान क्या होगा जी, बिहार में सही सही डाटा जो है आएगा। लेकिन किताब के अनुसार आप लोग को यहाँ पे कृषि क्षेत्र ही मैंने कि इसका जी सबसे ज्यादा संपन्न है, तो हम लोग यहाँ पे कृषि क्षेत्र को ही ऑप्शन में टिक आउट करेंगे, क्योंकि यही मानेगा किताब। अब आपका एक्चुअल डाटा तो मानेगा नहीं, जो मैंने कि डाटा जो है सरकारी कागजात में है वही आपको मानना पड़ेगा। तो 20 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कीजिएगा, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 21 नंबर सवाल देखिए, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, यानी कि मानव पूंजी का जो निर्माण हो सकता है, ठीक है, उसमें जो है प्रमुख घटक नहीं है, यानी कि इसका जो है उपयोग नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा। तो मानव को पूंजी का निर्माण करना है, यानी कि मानव को पूंजी के रूप में अगर बनाना है तो भोजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो जरूरी चीज है। वस्त्र चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वस्त्र क्या होगा जी? चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये भी जो है मैंने कहा चीज प्रमुख घटक में से आएगा। शिक्षा भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी मैंने की कमाई मैंने करना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को एक रूप माने पूंजी के रूप में देखना चाहते हैं, रखिएगा, यानी कि आप जो है कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छा जो है आप इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रखिएगा, तो आपके पास शिक्षा का होना जरूरी है। अब कई बच्चे जो है शुरू में ही वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं, तो बताइए वो क्या अपने पढ़ेगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा देर देखा, फिर दूसरे चैनल पर जाएगा वहां पे थोड़ा सा देखेगा, फिर तीसरे चैनल पर जाएगा वहां पे थोड़ा सा देखेगा। ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होता है। आप एक चैनल पर रुक करके बढ़िया से उसके सभी जो वीडियो होते हैं वो जो है आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि ऐसे भी आप लोग देखिएगा तो जो ये चैनल है थिंक प्लस
इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। इस चैनल पर हम एक भी फालतू का चीज अपलोड नहीं करते हैं, एक भी फालतू का चीज अपलोड नहीं करते। जितना देर भी यहाँ पे आते हैं वो सब पढ़ाने के लिए ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पढ़ाने का सिलसिला जो है हम शुरू से लेकर के अंत तक जारी रखते हैं। तो इस चैनल पर आप लोग टिके रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बकवास मैंने कि लगभग समझिए कि जीरो होता है, और जो बकवास करते भी है तो आपके काम का ही चीज करते हैं। इसलिए आपसे हम यह उम्मीद रखते हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, और अंत तक देखेंगे तो आप एक अच्छी शिक्षा को मैंने पाएंगे। और अच्छी शिक्षा को जब आप लोग पालेंगे तो आप जो है अपने आप को पूंजी बना सकते हैं, ठीक है। पूंजी बना सकते हैं मतलब आप अच्छी कमाई करने लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ना, तो आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा मेरे वीडियो से, क्योंकि हम बकवास बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे 22 नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सब तो जरूरी चीज है। तो इसमें से कोई नहीं जो है मैंने कहा चीज कोई भी मैंने जो है घटक है, ठीक है, वो सब जरूरी है। यहाँ पे नहीं वाला में कौन नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग डी टिक आउट कर लीजिएगा। 22 नंबर सवाल देख लीजिए। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, तो आर्थिक विकास का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, पहला क्षेत्र होता है, उसको कृषि क्षेत्र बोलते हैं। है पहला क्षेत्र हो गया, है तीसरा क्षेत्र हो गया, तो है ना दूसरा क्षेत्र होगा जी उद्योग क्षेत्र। है कोनो क्षेत्र नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये आर्थिक विकास का जो है ये कोनो क्षेत्र नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। तो आप लोग 22 का जो है ऑप्शन सी मार दीजिएगा, टिक आउट कर लीजिएगा। मतलब सी कह रहे हैं, बी टिक आउट कर लीजिएगा, उद्योग क्षेत्र, ठीक है। 23 नंबर देख लीजिए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो तीसरा क्षेत्र आप लोग को अभी बताया सेवा क्षेत्र है, तो ऑप्शन जो है आपको डी यहाँ पे टिक आउट करना है। तो 23 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 24 नंबर सवाल में, 24 नंबर सवाल में आप लोग कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसमें कह रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य जो है ना, यहाँ पे शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे है बी आई है, और एक जो है यहाँ पे एम ए है, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे एक यू है, ठीक है। तो बी आई से जो है बिहार को निरूपित करता है सब, ठीक है, रखिए। बी आई से किसको निरूपित किया जाता है जी, बिहार को। और एम ए से जो है निरूपित किया जाता है वो किया जाता है मध्य प्रदेश को। किसको निरूपित किया जाता है जी, मध्य प्रदेश को जो है सूचित किया जाता है एम ए से। और यहाँ पे आर से जो है सूचित किया जाता है राजस्थान को, ठीक है। आर ए से किसको सूचित किया जाता है जी, आर से सूचित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान को। यहाँ पे यू से जो है अब दो राज्यों को सूचित किया जाता है। या तो आप जो है उड़ीसा सूचित कर सकते हैं, या तो आप किसका से सूचित कर सकते हैं जी, उड़ीसा सूचित कर सकते हैं, या फिर आप जो है सूचित कर सकते हैं उत्तर प्रदेश। क्या सूचित कर सकते हैं जी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कई बार आप लोग को जो है देखने को मिल जाता है उत्तर प्रदेश कभी देखने को मिलता है, कभी उड़ीसा देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके जो है बिहार बोर्ड की किताब का बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड का बात, ठीक है, BST BPC, ये जो है आपका बिहार बोर्ड जो है केंद्र किताब छापता है, जो उस कंपनी का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो इस कंपनी के हिसाब से देखें तो है जो है मैंने कि बीमारू के अंतर्गत जो है 4 राज्यों को रखा है। कौन कौन सा राज्य जी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है कहीं कहीं पे विकिपीडिया वगैरह पे जो है उत्तर प्रदेश भी दिखता है। तो आप यू से उड़ीसा भी याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश भी याद रखेंगे, लेकिन याद रखेंगे 4 गो होता है, बीमारू राज्य को जी 4 गो ही है, ठीक है। अब यू से आप उड़ीसा बताएं तो, उत्तर प्रदेश बताएं तो। अब यहाँ पे आपकी जो है किताब में दे दिया है BST BPC में उड़ीसा दिया है, इसलिए आप लोग जो है ज्यादा सही मानिएगा उड़ीसा को, ठीक है, और कम सही मानिएगा उत्तर प्रदेश को, ठीक है। ज्यादा सही आंसर कौन है जी, उड़ीसा है, और कम सही आंसर कौन है जी, उत्तर प्रदेश है। अब इसमें आ जाता है कौन नहीं है पे आ जाते हैं। तो क्या बिहार जो है बीमारू राज्य है, तो जी हाँ है, ठीक है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, जी हाँ है। उड़ीसा बीमारू राज्य है, जी हाँ है। कौन नहीं है, कर्नाटक नहीं है। तो यहाँ पे 24 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक, जो कि बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पे बीमारू राज्य का जो है आप लोग को चारों का अर्थ बता दिए। अब आप लोग जो है इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मनरेगा शुरू हुई थी, ठीक है, मनरेगा कहे तो चाहे नरेगा कहे तो, ये दोनों बात जो है सेम है, क्योंकि इसी का नाम जो है नया नाम मनरेगा है, ध्यान रखिएगा। नरेगा या फिर मनरेगा दोनों का दोनों एक ही नाम है। तो ये जो शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। कहां पे शुरू हुआ था जी, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। और आंध्र प्रदेश में एक जगह है अनंतपुर, ठीक है, कौन सा जगह है जी, अनंतपुर है, यहीं पे शुरू हुआ था। और इसको शुरू किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री पद पे जो थे तभी शुरुआत किए थे, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और साथ में जो है सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थी, ध्यान रखिएगा, सोनिया गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थी, ठीक है, उस समय ध्यान रखिएगा।
तो ये जो है साथ में मिलकर के जो है ये शुरू किए थे मनरेगा कार्यक्रम को, यानी कि नरेगा कार्यक्रम को, ध्यान रखिएगा। तो ये अनंतपुर में जो है शुरू हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। ठीक है, तो भारत में जो है कौन सा शिक्षा जो है, कौन सा प्रकार का जो शिक्षा है यानी कि एजुकेशन है, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाग जो संविधान है, संविधान के जो है भाग 3 यानी कि अध्याय जो 3 है, ध्यान रखिएगा, उस अध्याय 3 में आपका जो है सभी के सभी मौलिक अधिकार को रखेंगे। यानी कि मौलिक अधिकार कहने का मतलब जो है आपका जो है मूल अधिकार जो है, यानी कि उतना अधिकार कम से कम आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, वो एकदम आपको जो है मिलना चाहिए तो चाहिए, वैसे वाले एकदम जरूरी अधिकार जो है वो आपको भाग 3 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी के अंदर जो है बोलने की आजादी वगैरह मिलती है, कहीं पे बस जाने की आजादी मिलती है, ये सब जो है चर्चा किए थे आप लोगों को इकोनॉमिक्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के खोल करके क्या करना है जी, पॉलिटिकल साइंस का जो है वीडियो देख लेना है, लाइन बाय लाइन आपको जो है मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के देखिए, एकदम शानदार तरीके से हमने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाया हुआ है, आपको जाकर के जरूर देखना चाहिए। तो उसी भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, और मौलिक अधिकार को जो ध्यान रखिएगा, इसमें से एक शिक्षा है, क्या चीज जी, शिक्षा है, जो कि एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। और ये मौलिक अधिकार माने कौन सा शिक्षा है जी, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा है। कौन सा शिक्षा है जी, प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद का जो है शिक्षा, जैसे 3 साल 4 साल के बाद जो है माने कि एडमिशन लेता है ना, आंगनबाड़ी में पहले पढ़ रहा है बिहार में, उसके बाद जो है पहला क्लास में जा रहा है पढ़ने के लिए माने कि सरकारी स्कूल में, उसको जो है 8वां क्लास तक ले पढ़ रहा है, 10वां क्लास तक ले पढ़ रहा है, आगे भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसमें का जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कौन सा जी, यहाँ पे 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक का जब बच्चा होता है, ध्यान रखिएगा, तो उस समय तक का जो शिक्षा है, यानी कि 8वां क्लास तक का शिक्षा, सिंपल समझिए 14 साल तक ले बच्चा जो है 8वां क्लास में रहता है, ध्यान रखिएगा। तो 8वां क्लास तक का जो शिक्षा है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैसे जी, यहाँ पे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया, यानी कि 14 वर्ष से जो है नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलना चाहिए, इसका अधिकार जो ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार कहलाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो एज है वो 14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष के बीच का ही होगा, और अधिकतर लोग का एज जो होगा वो 15 या 16 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग का जो अधिकतर एज होगा, ध्यान रखिएगा, अधिकतर लोग का 15 या 16 वर्ष के अभी आप लोग होंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग का एज क्राइटेरिया अगर हम बात करते हैं 14 साल के आप लोग ऊपर के जरूर होंगे, या फिर 14 साल के तो जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग से जो नीचे यानी कि जब 8वां क्लास में आप लोग थे, ठीक है, तो वहां तक का जो शिक्षा था वो एकदम अनिवार्य शिक्षा था, आपको वहां तक जो है पढ़ाई जरूर करना चाहिए था। अब यहां से 8वां क्लास के बाद जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आपके जो है माने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने आप को जो है पढ़ाई में ही अभी व्यस्त रखें तो ये बहुत अच्छी बात है, और बाकी लोग जो है जो भी पढ़ाई में व्यस्त नहीं है उनको थोड़ा सा जागरूक कीजिए कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे 27 नंबर देख लेते हैं, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, यानी कि विगत वर्षों में कि जो बीत रहा है, जो लगातार जो साल बीत रहा है, ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत बिहार की अगर बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा विकास जो है हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा विकास जो है कौन सा क्षेत्र में हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो विकास कौन सा क्षेत्र में हुआ जी, तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र में हुआ, आपको हमने बताया है। ठीक है, कि बिहार का जो विकास अभी के डेट में जो हो रहा है वो सेवा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कृषि पर जो है निर्भरता धीरे धीरे कम होते जा रहा है बिहार में भी, क्योंकि लोग जो है अब सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में जो है ज्यादा कमाने पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र जो है धीरे धीरे जो है सीमित होते जा रहा है, लेकिन जो सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र है ये दोनों जो है बढ़ते जा रहा है, ध्यान रखिए। हालांकि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र जो है बहुत कम है, यानी कि मैंने कहा जी 2% से भी कम औद्योगिक क्षेत्र है, आपको ध्यान रखेंगे 2% से भी कम लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं बिहार में रहकर, भले अलग स्टेट में जाकर काम करे वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधा है ही नहीं, ना के बराबर, ध्यान रखिएगा। 4-5 गो उद्योग धंधा है, फैक्ट्री वगैरह है, तो उससे कोई माने खास महत्व बनता नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिहार में सेवा क्षेत्र जो है बहुत तेजी से जो है ग्रो कर रहा है। तो 27 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जो है एक ऐसा शहर है जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT सेक्टर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे मोबाइल में आप लोग एप्लीकेशन वगैरह चलाते हैं ना जी, वो सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप जो है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा जी, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। आप लोग को ये बात ध्यान रखना चाहिए।
अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ये सब जो है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। लेकिन आपका जो मोबाइल जो हाथ में आप लोग पकड़े हुए हैं, पूरा का पूरा मोबाइल का जो बॉडी है ध्यान रखिएगा, स्क्रीन है ध्यान रखिएगा, वो या फिर जो उसमें जो है प्रोसेसर लगा है, बैटरी लगा है, वो सब जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा जी? हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है, यानी कि आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है मजबूत कौन सा जगह है भारत में? तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो है बेंगलुरु। कौन है जी? बेंगलुरु है। आप लोग को ध्यान रखना। तो 28 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी टिक आउट कीजिएगा। बहुत ही शानदार सवाल है और इसे आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु जो है ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु जिसको बेंगलोर भी बोलते हैं, तो ये जो बेंगलुरु है या फिर बेंगलोर जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है मैंने कि आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर में बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ पे देखिए तो भर भर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखाई देंगे और भर भर के जो है इस मैंने कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है भर भर के कंपनियां वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 28 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी याद रखिएगा। क्या हो जाएगा जी? बेंगलुरु। यहाँ पे 29 नंबर देख लीजिए, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का जो पहला टेलीविजन केंद्र है वो दिल्ली में स्थापित हुआ था। और कब स्थापित हुआ था? ध्यान रखिएगा, तो 1959 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और जो टेलीविजन स्थापित हुआ था उसका नाम था दूरदर्शन। क्या नाम था जी? दूरदर्शन था नाम। ठीक है, और ये जो है सरकारी, ध्यान रखिएगा, ये सरकारी जो है मैंने थी है चैनल था। ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन क्या है जी? सरकारी चैनल था। और इसका जो है एक समय में मोनोपोली था, यानी इकलौता यही चैनल था जिस समय का जी अभी नया नया जो टेलीविजन जो है चालू हुआ था। ध्यान रखिएगा, उस समय ये इकलौता चैनल था और आधा घंटा के लिए प्रोग्राम करता था। ध्यान रखिएगा, लेकिन आज के डेट में देखते हैं ना जी, एकदम हमारे 24 घंटा चिल्लाते रहता है। 24 घंटा इसके बाद जो है खबरें रहता है। 12 बजे रात को टीवी खोल के देखिए तो खबर रहता है इस सबके पास। पता नहीं कहां से इतना खबर लाता है, हमको तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 29 का जो है ऑप्शन सी याद रखिएगा, दिल्ली में जो है पहला टेलीविजन केंद्र स्थापित हुआ था। ध्यान रखिएगा 1959 में। यहाँ पे 30 नंबर देख लेते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? तो राज्य का दायित्व जो है वो 6 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति माने कि बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, उनको जो है शिक्षा प्रदान करना बहुत ही जरूरी है। उसका जो है अनिवार्य काम है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बीच के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिया जाए। जो प्रारंभिक शिक्षा होता है उसको जरूर दिया जाए। जैसे उसको जो है मैथ कैलकुलेशन हल्का फुल्का, जैसे दाम उम जोड़ना हो, ठीक है, ये सब जो है उसको जरूर आता हो। जैसे कहीं मार्केट में सामान खरीदने गया तो जो है आराम से दाम निकाल सके, प्रॉफिट देख सके, लॉस देख सके, यानी घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, ये सब देख सके। ठीक है, साथ में मैंने कि भाषा को समझ सके, जैसे हिंदी भाषा को समझ सके, इंग्लिश भाषा को समझ सके, ऐसा जो है उसके पास बेसिक्स नॉलेज हो जाए। ठीक है, ये जो है शिक्षा बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है और ये जो है फ्री भी होना चाहिए, निःशुल्क यानी कि फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल में देखिएगा आप लोग के लिए फ्री शिक्षा जो है उपलब्ध कराया जाता है। भले वो शिक्षा व्यवस्था कैसा भी हो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े और सरकारी स्कूल का जो हम मैंने कि बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल वाले हैं। ठीक है, तो गर्व से कहिए, जो सरकारी स्कूल वाले हैं ना, नीचे कमेंट कीजिए कि सर हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना जी? यहाँ पे देखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में शिक्षा मिलता है और वो भी अनिवार्य शिक्षा मिलता है। ठीक है, यानी कि 8वां क्लास तक उनको पढ़ाई फ्री में दिया जाता है। ऊपर से देखिएगा आप लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है 8वां क्लास तक के बच्चों को। ठीक है, जैसे ड्रेस का पैसा हो गया, खाना का पैसा हो गया, खाना भी खिलाता है, मिड डे मील है, MDM उसको बोलते हैं, मिड डे मील। ठीक है, मध्याह्न भोजन, ठीक है, ये भी दिया जाता है ताकि जो है बच्चे आकर के पढ़ें। पढ़ाई जो है जरूरी है। यहाँ पे 31 नंबर देख लेते हैं, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है? तो ग्रामीण जो रोजगार योजना है, यानी कि नरेगा के ही बारे में सिंपल सा समझिए कि बात कर रहा है। ठीक है, ये जो है पंचायत प्रखंड में जो अधिक कारगर नहीं हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है बिचौलिया। क्या कारण है जी? बिचौलिया, यानी कि बिचौनिया जो होता है ना जी, वही सबसे बड़ा कारण है। ध्यान रखिएगा, वो क्या करता है जी, ऊपरे ऊपरे पैसा खा जाता है और जो है रोजगार नहीं देता है। या फिर जो है वो क्या करता है जी कि दूसरे किससे रोजगार मैंने मशीन से जो है मैंने काम करवा लेता है, आदमी से काम नहीं करवाता है, और मशीन वाला को जो है पैसा देता है क्योंकि कम दाम में हो जाता है, सस्ता में, तो बाकी सब जो है पैसा बच जाता है। तो पैसा बचाने के लिए हो तो, या फिर मैंने कि जो है मैंने कि ऊपर झापर जो है काम करवा दे तो, या फिर क्या चीज दूसरे किसी से काम करवा ले तो ये सब जो है बिचौलिए कारण जो है ये मैंने कहा चीज अधिक कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। अब ये हो गया कागजी बात, ध्यान रखिएगा। अगर हम एक्चुअल में फैक्ट बताए ना जी, तो अब जो है जैसे मान के चलिए 200 रुपए का दिहाड़ी पे जो है 100 दिन काम करवाता है सब, 200 रुपए का दिहाड़ी पे 100 दिन मैंने रोजगार मिलता है किसी से। ठीक है, तो कितना रुपया कमाएगा जी? 20,000 रुपया कमाएगा।
200 रुपए का दिहाड़ी मिलता है। अगर सरकारी आप लोग सरकारी माने क्या योजना से आप लोग काम कीजिएगा तो 200 रुपए का दिहाड़ी मिलता है नरेगा के तहत। ठीक है, हमने पता किया है इसलिए बता रहे हैं। तो 200 रुपए का दिहाड़ी 100 दिन का आपको जो है साल भर में रोजगार मिलेगा। तो आप साल भर में कितना रुपए कमाएंगे जी? 20,000 रुपया कमाएंगे। बताइए आपके घर में एक महीना खर्चा कितना है? केवल और केवल खर्चा बता दीजिएगा घर में कितना है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोग पाएंगे कि 2 या 3 महीना अगर आप लोग खर्चा करते हैं, 2 महीना तो ज्यादा ही बता दिए, 3 महीना और ज्यादा बता दिए, देखिए। लेकिन अगर आप लोग जो है माने कि बचा बचा खर्चा करते हैं तो 3 महीना में जो है खत्म कर दीजिएगा। तो बाकी का जो 9 महीना बचता है उसमें क्या खाइएगा? घेवड़ा खाइएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो है एक्चुअल में है कि माने कि सस्ता दाम पे जो है मजदूर वहां पे उपलब्ध करने की बात करता है नरेगा वगैरह। ठीक है, इस वजह से जो है माने कि ठेकेदार लोग भी परेशान रहते हैं और मजदूर लोग भी काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी एक सरकार की नीति में ही जो है गड़बड़ी है। लेकिन किताबी मामला अगर देखें तो किताबी मामला में जो है बिचौलिए को जो है यानी कि अधिक कारण जिम्मेदार ठहराया गया है कि नरेगा का जो है माने नरेगा हो चाहे ग्रामीण रोजगार योजना जो भी हो, ठीक है, उसका जो है माने कि अधिक से अधिक लाभ नहीं हो पाता है। तो किसके कारण नहीं हो पाता जी? बिचौलिए के कारण नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति भी होगा ना तो इस जो है योजना का लाभ जो है पहुंचाने में असमर्थ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 31 का जो है ऑप्शन ए होगा और किताब के अनुसार ए वाला आंसर बता रहे हैं। एक्चुअल वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा यानी कि इसी का जो है एक अलग नाम दे रहा है मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील योजना। ठीक है, मिड डे मील योजना जो है ये आरंभ कब किया था? ठीक है, तो ये आरंभ किया था, ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को। कब आरंभ किया था जी? 15 अगस्त 1995 को आरंभ किया गया था। ठीक है, कब कौन सा जी? मध्याह्न भोजन योजना को 15 अगस्त 1995 को मैंने क्या आरंभ किया गया था। और इसके तहत ध्यान रखिएगा पूरा देश भर में जितने भी माने कि राज्य हैं सभी राज्यों में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में आपको जो माने कि स्कूल द्वारा जो है खाना खिलाया जाता है यानी कि मध्याह्न भोजन जो है दिया जाता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं ध्यान रखिए उनको जो है फ्री में खाना दिया जाता है और फ्री में जो है शिक्षा दिया जाता है। यानी कि सरकार उन लोगों पे इतना ज्यादा खर्च करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? यानी कि एक अर्थव्यवस्था है उसके कौन सा क्षेत्र को जो है हम लोग सेवा क्षेत्र कहेंगे? तो आप लोगों को पता है कि तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं जी? आप लोग ध्यान रखिएगा कृषि क्षेत्र कहते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं वीडियो देखा है ना तो पहला चैप्टर का जाकर के जरूर वीडियो देखिएगा, उसमें जो है तीनों क्षेत्र के बारे में अच्छा से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं जी? उद्योग धंधा वाला क्षेत्र को बोलते हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र को या फिर औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान रखिएगा द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। तो 33 नंबर का आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। सेवा क्षेत्र क्या कहते हैं जी? तृतीय क्षेत्र कहते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पे 34 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? अगर सेवा क्षेत्र का विकास करना है तो इसमें से किसका विकास करना जो है ज्यादा जरूरी है? ठीक है, क्या प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना जरूरी है, क्या भौतिक संसाधनों का विकास करना जरूरी है, या फिर मानवीय संसाधनों का विकास करना जरूरी है? तो आप लोग कहेंगे जी सर मानवीय संसाधनों का विकास करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मानवीय संसाधनों का विकास करना क्या है जी? ज्यादा जरूरी है। यानी कि सेवा क्षेत्र का अगर विकास करना है ध्यान रखिए तो उसमें जो है मानवीय संसाधन का विकास करना ज्यादा जरूरी है। यानी कि मानव को जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, वस्त्र मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जो है स्वास्थ्य उसका जो है रहे, यानी कि एकदम ठीक ठाक रहे, अच्छा खासा लेवल में जो है स्वस्थ रहे वो व्यक्ति, और साथ में उसको अच्छी शिक्षा मिली हो। ठीक है, हम तो यहाँ पे कहेंगे अच्छी शिक्षा मिली नहीं, अच्छी शिक्षा वो प्राप्त किया हो। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आज के डेट में अच्छी शिक्षा जो है बहुत अच्छे से उपलब्ध है। और आप लोग यूट्यूब खोलेंगे ना तो यूट्यूब पर ही फ्री में आप लोगों को माने इतना ज्यादा कंटेंट उपलब्ध है कि आपको जो है एक यूपीएससी का जो है माने कि एस्पिरेंट बना सकते हैं, माने कि एस्पिरेंट कहेंगे भले एक आईएएस ऑफिसर तक ले बनवा सकता है। इतना कंटेंट फ्री में उपलब्ध है, यूपीएससी तक का जो है फ्री में कंटेंट उपलब्ध है। आईआईटी निकालना चाहते हैं, जेईई मेंस निकालना चाहते हैं, इसका भी टोटल कंटेंट जो है यूट्यूब पे पूरा का पूरा उपलब्ध है। इतना माने कि आपके पास खाली मेहनत करने की क्षमता हो तो आप निकाल सकते हैं आराम से। कोई भी किसी भी जगह पे पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पैसा खर्चा करते हैं भी तो कम खर्चा में आज के डेट में जो है आपको एकदम अच्छी शिक्षा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे शब्द जो है उपयोग हम नहीं करना चाहेंगे कि आपको अच्छी शिक्षा ना मिली हो। ठीक है, आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, बस आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ग्रहण करने में असमर्थ हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लें, ठीक है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं जी? सेवा क्षेत्र का विकास आसानी से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है जी? सेवा क्षेत्र में ही है।
अधिक से अधिक अगर रोजगार कोई क्षेत्र दे रहा है आज के डेट में तो वो सेवा क्षेत्र ही है। और इसमें वही लोग जो है सफल होते हैं जो लोग अच्छे जी अपने आप के ऊपर माने कि मेहनत किए होंगे, यानी कि मानवीय संसाधन पर जो क्या करना पड़ेगा जी, विकास करना पड़ेगा। अगर मानवीय संसाधन का विकास कर दिया जाए तो सेवा क्षेत्र का विकास होने लगेगा, यानी कि मानव का जो है एक पूंजी का रूप दे दे। पूंजी का रूप देने का मतलब उसमें स्किल हो, ध्यान रखिएगा, शिक्षा हो, स्वास्थ्य उसका अच्छा हो, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज अगर हो तो मानव पूंजी का रूप धारण करेगा, और पूंजी का रूप जब धारण करेगा तो क्या होगा जी, वो एक संसाधन के रूप में दिखाई देगा, और संसाधन के रूप में दिखाई देगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे सेवा क्षेत्र में विकास जरूर होगा। आज सेवा क्षेत्र में ही क्यों, जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र का वो विकास करेगा ही करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 34 नंबर का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। 35 नंबर यहाँ पे आ जाता है भारत के कार्यबल, ठीक है, अथवा कार्यशील जनसंख्या, यानी कि जो यहाँ पे काम करने वाला जनसंख्या है, जिससे यानी कि काम आराम से कर सकता है, यानी कि काम योग्य है, यानी कहने का मतलब जो है वो काम करने में सक्षम है, ठीक है, वैसा जनसंख्या कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है, यानी कि वैसा जो है जनसंख्या कितना परसेंट जो है जो कृषि क्षेत्र में ही निर्भर है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा जनसंख्या जो है 65 से 70% के करीब करीब है, ध्यान रखिएगा, जो कि कृषि क्षेत्र में ही है। लेकिन ये कागजी मामला है, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा मामला है जी, कागजी मामला है। एक्चुअल में इतना नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और वैसे भी बिहार सरकार डाटा कहाँ नहीं रिलीज कर रहा है, ठीक है, डाटा जो है माने कि बहुत माने कि क्या चीज बहुत दिनों के बाद जो है डाटा रिलीज करता है। अभी हम लोग किताब में पढ़ा रहे हैं काशी जी 2007 का डाटा, 2006 का डाटा, ये सब डाटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भारत का भी अगर कुछ डाटा मैंने उठाना पड़ा है तो 2011 तक का डाटा उठाना पड़ा है। और यानी कि बिहार सरकार को अब चाहिए कि किताब अपना अपडेट कर दे, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया। बीएसटी बीपीसी वाले लोग अगर वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसे तो देख नहीं रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर देखते हो इस वीडियो को ध्यान रखिए तो कृपया करके अपने किताब को अपडेट करने का प्रयास करें, ठीक है। अपडेट इसलिए करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यार कितना पुराना हम लोग डाटा देंगे, ठीक है। डाटा जो है अब नया नया देना जरूरी है, तो किताब में आप लोग को अपडेट करना भी जरूरी है, क्योंकि किताब से ही हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं अधिकतर, और किताब के अंतर्गत ही रहना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा में वही चीज पूछेगा जो किताब में है। तो हम लोग नया नया डाटा दे करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ध्यान रखिए। अगर आप जो है नया नया डाटा को पूछेंगे परीक्षा में, किताब को भी अपने अपडेट करेंगे तो टीचर भी होगा, ध्यान रखिएगा, नया नया डाटा जो है अपडेट करके पढ़ाएगा। जैसे अभी जनगणना हो रहा है तो तुरंत जो है इसके बाद वाला ईयर में जो क्या करेगी, किताब को माने कि जो भी डाटा यहाँ पे अपडेट करना है उसको अपडेट कर ले, उसके अकॉर्डिंग जो है कंटेंट अपडेट कर ले। तो ऐसे अगर करते रहे बिहार तो क्या होगा जी, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आराम से हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी टीचर जो है चाहेगा कि नया नया डाटा ही पढ़ाएं। तो आप लोगों से हम नम्र निवेदन करते हैं कि बिहार सरकार को थोड़ा सा टैग कीजिए, बताइए यार कि किताब को अपडेट किया जाए, बहुत पुराना किताब हो गया, ठीक है, अपडेट करने की जरूरत है अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर सवाल, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होगा, परिवहन सेवाओं से, संचार सेवाओं से, वाणिज्य सेवाओं से। तो आप लोगों को पहला चैप्टर में पढ़ाए थे कि तीनों सेवा जो है तीनों जो है क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, जो तीनों प्रकार की जो सेवा है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सेवाओं लगा ही दिया है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग पकड़ ही सकते हैं, ये क्या है जी, सेवा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 36 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं 37 नंबर सवाल पे, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो संचार सेवा यानी कि जो माने कि समाचार वगैरह जो है वो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित करता है, तो उसके लिए क्या होगा जी, एक समाचार पत्र भी आ सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा काची जी, संचार सेवाओं का अंग हो जाएगा ये सभी का सभी, समाचार पत्र भी, टेलीविजन भी, टेलीफोन भी, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं 38 नंबर, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। तो भारत को जो है कौन सा उद्योग क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें जो है ज्यादा सफलता मिला है। तो ध्यान रखिएगा भारत को जो है कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है ना जी, जैसे यानी कि इस कंप्यूटर में जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है ध्यान रखिएगा ये सब क्या करता है जी, इसमें जो है भारत को बहुत अच्छा जो है माने कि सफलता मिली है। यहाँ पे डेवलपर्स एक से एक आल है, और यहीं के डेवलपर्स ध्यान रखिएगा जो है विदेशों में जाकर के अलग अलग कंपनियों को जो है सीईओ वगैरह बन रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो है रुपया कमा रहे हैं। आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जितने भी हम लोग के पास उपलब्ध है ना भारत का, वो बहुत ही सफल माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है माने मेहनती होते हैं, भारत के लोग जो है मेहनती होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस मेहनत करना जानते तो हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत कैसे करना है ये बात जो है बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग जानते हैं ना वास्तव में आज के डेट में अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल पर रुपया भी कमा रहे हैं। तो आप लोग भी जो है स्किल अपने आप अंदर जो है बाद में जनरेट कीजिएगा, ताकि आप एक जो है अच्छा राशि को अर्न कर सके, कमा सके हर एक महीने में, ताकि जो है आपका परिवार भी सुखी शांति से रह पाए। तो यहाँ पे देखिए 38 नंबर का जो है ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि भारत जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा जो है माने कि अचीवमेंट लाया है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत माने कि सक्सेसफुल रहा है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल है, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर देख लीजिए,
एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था है उसका आधार का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो वो जो है माने कि उसमें जो अर्थव्यवस्था होता है आर्थिक क्रियाओं से होता है, और आर्थिक क्रियाओं कृषि क्षेत्र में भी आ सकता है, उद्योग द्वारा भी आ सकता है, सेवाओं द्वारा भी आ सकता है। तो इसमें क्या होगा जी, तीनों के द्वारा जो है ये अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर माने कि प्रमुख का बात करते हैं तो प्रमुख का में क्या आएगा जी, कृषि ही आएगा। अगर प्रमुख पूछ देता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार का माने कि निर्माण होता है, तो प्रमुख आधार कौन होता है, कृषि क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें जो है खाली प्रमुख नहीं लगाया, तो इसमें हम तीनों को मान के चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 39 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है डी याद रखिएगा, तीनों के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं जी, अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं से मिलकर बनता है, और आर्थिक क्रियाओं के जो है 3 क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो ये तीनों जो है मिलकर के जो है अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण करेगा। इस बारे में बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझोगे। 40 नंबर देख लेते हैं, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारत का जो परिवहन सेवा है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सड़क जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान चले कि आपको जो है बाजार पर से नमक लाना है, तो ट्रेन थोड़ी ना पकड़ने जाएंगे जी, का जहाज नहीं पकड़ने जाएंगे, नागर विमान पकड़िएगा, विमानन पकड़िएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा। आप जो है सड़क पकड़ लीजिएगा, सीधे सीधे साइकिल उठाएंगे, सड़क पकड़ेंगे और चले जाएंगे, सामान लेके चले जाएंगे। मम्मी बोली चीनी लाने के लिए, वो जो कि चीनी ले आओ, तो चीनी लाने के लिए क्या करेंगे, साइकिल उठाएंगे, तुरंत रुपया लेंगे, जाएंगे दुकान पर जाकर करेंगे जी, हम लोग चीनी लेकर के चले आएंगे, बहुत आसानी से ला सकेंगे। तो सड़क परिवहन जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और भारत में ध्यान रखिएगा सबसे अधिक अगर माने कि कुछ है परिवहन का माध्यम तो वो सड़क ही है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सड़क जो है परिवहन सबसे ज्यादा विकसित है भारत में है, और भी बहुत सारे माने कि देशों में, माने अधिकांश देशों में सड़क परिवहन ही ज्यादा माने कि वहां पे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे होता क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी जो है काम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, और जो है हर जगह उपलब्ध भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 41 नंबर देख लेते हैं, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। तो मानवीय पूंजी के निर्माण का जो है माने कि मुख्य घटक कौन कौन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य हो सकता है, आपको बता रहे हैं, आवास भी हो सकता है, रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, प्रशिक्षण भी चाहिए। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग और शिक्षा मतलब एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन के साथ साथ जो है ट्रेनिंग भी चाहिए, यानी कि स्किल आपके पास होना चाहिए। तो ये सब जो है हो रहा है, तो ऑप्शन जो है आप लोग डी टिक आउट कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 41 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे समझते हैं 42 नंबर सवाल, ठीक है। तो 42 नंबर सवाल जी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण है, यानी गांव में जो सड़क का निर्माण हो रहा है ना जी, ठीक है, वो कौन सा योजना के द्वारा जो है किया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो है किया जा रहा है, ठीक है। किसके अंतर्गत किया जा रहा है जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। इसको मैंने PMGSY लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो है बी आप टिक आउट कीजिएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना। इसका पूरा नाम क्या होता है जी, तो ध्यान रखिएगा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इस योजना का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है ग्रामीण सड़कों का जो है निर्माण किया जा रहा है। 43 नंबर देख लीजिए, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। तो जो कार्यशील जनसंख्या यानी जो काम करने योग्य जनसंख्या है, ठीक है, वो कौन सा भाग में जो है काम करते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग सेवा क्षेत्र में जो है अधिकतर काम करते हैं, जितने भी विकसित देश है। और भारत भी अगर सेवा क्षेत्र में जो है ज्यादा अपना वर्चस्व निभाने लगे, ध्यान रखिएगा, भारत के सभी लोग जो है सेवा क्षेत्र में आने लगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बाकी क्षेत्रों को छोड़ दें, क्योंकि वो सब भी बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि जहाँ पे उत्पादन हो रहा है ना, तो उत्पादन जो है आपके आवश्यकताओं को जो माने कि फिजिकल जो आवश्यकता है ना, वो उत्पादन ही पूरा कर सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे खेती हो गया, तो खेती अगर नहीं होगा तो आप लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से, तो वो सब भी माने कि जरूरी है। लेकिन अधिकांश जनसंख्या अगर सेवा क्षेत्र में आए तो भारत को विकसित बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 43 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, यानी कि बीमारू राज्य कौन है, इसके बारे में बात करें तो बीमारू राज्य में कौन आएगा जी, बिहार आ जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, कैसे जी, यहाँ पे राजस्थान, और यहाँ पे उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान ही ना होगा जी, एक बार हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेंगे कहाँ था जी, एक मिनट देख लेते हैं।
हम कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, तो कंफ्यूज होना क्यों है। हाँ राजस्थानी होगा, आर से क्या होगा जी, राजस्थानी होगा, तो राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 12 राज्य के अंतर्गत क्या आएगा जी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे बिहार ऑप्शन में दिया तो बिहार ही आप लोग टिक आउट कर लेंगे, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 45 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, ठीक है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, इंटरनेशनल लेवल पर, तो कौन सा क्षेत्र में जो है महाशक्ति के रूप में जो उभर रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के माने के मामले में, सॉफ्टवेयर यानी कि जो एप्लीकेशन वगैरह बनाने के मामले में ध्यान रखिएगा, चाहे माने कि प्रोग्रामिंग वगैरह करने के मामले में ये जो है महाशक्ति के रूप में जो है उभर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। माने कि पूरा विश्व जो है जानता है कि भारत में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो है क्या स्थिति है, बहुत अच्छे लेवल के हैं, ध्यान रखिएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग भारत के पास। 46 नंबर देख लेते हैं, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, यानी कि आर्थिक विकास के क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास से संबंधित को जो है कौन नहीं है जी, तो कृषि क्षेत्र जो है आर्थिक विकास क्षेत्र से है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र इसको बोलते हैं, इसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा सहकारी क्षेत्र जो है नहीं है, तो ऑप्शन जो है आप लोग डी टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे 47 नंबर सवाल को देख लेते हैं, कह रहा है कि नरेगा यानी कि NREGA, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कहीं पे ए लगाता है, कहीं कहीं पे नहीं लगाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नरेगा जो है कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जो है जोड़ा गया था, आपको पता चाहिए कि महात्मा गांधी शब्द को जोड़ा गया था, तो बना दिया चाहिए नरेगा से जो है मनरेगा बना दिया गया। क्या बना दिया जी, मनरेगा बना दिया गया था, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यहाँ पे नाम बना दिया गया था मनरेगा, क्या शब्द जोड़ कर जी, महात्मा गांधी शब्द को जोड़ करके बना दिया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 48 नंबर सवाल को देख लेते हैं, कह रहा है कि काम के बदले अनाज योजना कब लागू की गई थी। तो काम के बदले जो अनाज योजना है वो लागू किया गया था कब जी, नवंबर में लागू किया गया था। 14 तारीख को लागू किया था, 14 नवंबर 2004 को, यानी कि बाल दिवस का दिन है, याद रखिएगा, ठीक है। 14 नवंबर 2004 को जो है लागू किया गया था काम के बदले अनाज योजना को, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 14 नवंबर 2004 याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कौन सा जी, 49 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है आप लोग बताए थे कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुई है। कौन सा जगह से हुई है, अनंतपुर से हुई है, आप लोग को ये बात याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 49 का जो है क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 50 नंबर कह रहा है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी कि EPZ, अच्छा जी EPZ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सपोर्ट, क्या होता है जी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग कच्ची जी जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, ठीक है। इसमें से निम्न में से किस में बदल दिया गया, ध्यान रखिएगा, यानी कि इसको जो है EPZ को किस में बदला गया था, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को पता चाहिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदला गया था, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में, यानी कि SEZ में बदला गया था। और ये बात का हम लोग डिटेल में चर्चा किए हैं ज्योग्राफी के, ध्यान रखिएगा कौन सा चीज में जी, ज्योग्राफी के यहाँ पे 3rd चैप्टर, ज्योग्राफी कौन सा चैप्टर जी, 3rd चैप्टर जो है, ध्यान रखिएगा 3rd चैप्टर निर्माण और उद्योग जो है वाला जो चैप्टर है ना जी, निर्माण वाला चैप्टर, ठीक है, उसी चैप्टर में जो है हम लोग इसका उपयोग मैंने कि बताया है विशेष आर्थिक क्षेत्रों को, सेज के बारे में, और पूरा डिटेल में चर्चा की है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो जाकर के ज्योग्राफी का 3रा चैप्टर का जो है वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंध जो है सवाल आपसे पूछा करता है। तो यहाँ पे फिलहाल समझिए कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र है, यानी कि EPZ जो है इसको किसमें बदला गया था, SEZ में बदला गया था, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदला गया था, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में बदला गया था, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदला गया था। तो 50 का हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 देखिए, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी जो पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कृषि क्षेत्र में जो है छिपा हुआ बेरोजगारी पाया जाता है, मौसमी बेरोजगारी भी पाया जाता है, यानी कि मौसम के अनुसार जो है माने कि रोजगार पाते हैं, मौसम के अनुसार जो है बेरोजगार हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे माने कि दोनों का दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। कच्ची जी ए और बी दोनों, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। 52 और देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण को जो है सामान्य भाषा में नोटबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नोटबंदी हम बोलते हैं। तो नोटबंदी की घोषणा कब किए थे जी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 8 नवंबर जो है 2016 किए थे। कब किए थे जी, 8 नवंबर 2016 किए थे। और इस नोटबंदी में ध्यान रखिएगा ये 500 रुपए के
और कितना जी 1000 रुपए का जो नोट चल रहे थे भारत में, ठीक है, उसको जो है बंद कर दिए गए। और ये कितना बजे बंद किया गया था जी? तो 8 बजे रात को जो है बंद किए थे। यानी कि एक बार जो है राष्ट्र को जो है संबोधन किए थे, उसी में जो है क्या किए थे जी, 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट को जो है बंद कर दिए थे। तो ये घटना हुआ था 8 नवंबर 2016 को रात में 8 बजे हुआ था, ठीक है। और इस समय जो है हम इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे थे। कैसे की तैयारी कर रहे थे जी? इंटरमीडिएट में थे, यानी कि इंटर मैंने कि पढ़ रहे थे, ध्यान रखिए। और ये थे हम उस समय छपरा में रह करके पढ़ाई कर रहे थे। बड़ी मजा आ गया था। रात में जो है मेरे पास एक 500 नोट था। हमको लगा जी कि 500 नोट में बंद हो गया। अब 500 नोट में जब बंद हो गया तो हम मैंने कि 500 रुपए तो मेरा बेकार हो गया। अब बेकार हो गया तो हम जो है लगे थे रोने लगे थे, ठीक है। लेकिन हम न्यूज को जो है बढ़िया से नहीं देखे थे, बढ़िया से नहीं देखे थे, इसलिए जो है रोना पड़ गया। लेकिन जब सुबह में पता चला क्या जी 500 रुपए का जो है नोट मैंने कि जमा हो जाएगा बैंक में, ठीक है। आपको जो है मैंने करना कुछ नहीं, जाकर बैंक में जो है जमा कर देना है और आपके जो है खाते में जो है वो पैसा आ जाएगा, ध्यान रखिए। तो जो है जा करके जमा कर देते तो हमारा 500 रुपए चल जाता। तो फिर जाकर मैंने कि सुकून हमको मिला। नहीं तो 500 रुपए के लिए बताइए हम रोने लगे थे। और मेरा स्थिति भी वैसा ऐसा ही था कि 500 रुपए का 100 रुपए के लिए भी आप लोग माने आप लोग नहीं, हम जो है उस समय रो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर का जो है 52 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण, ठीक है। अच्छा जी, विमुद्रीकरण, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें 500 और 1000 रुपए का जो नोट थे उसको बंद किया गया था, 8 बजे रात को बंद किया गया था। तो 52 नंबर का यहाँ पे आंसर हो गया। अब यहाँ पे आगे कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, इतना ही पर क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग को अब वैश्वीकरण वाला जो है वीडियो देखना है, ठीक है, यानी कि छठा चैप्टर का जो है वैश्वीकरण का जो है अगर आपको जो है वीडियो देखना है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर आपको देखना है, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग सीधे सीधे आइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आप लोग को छठा चैप्टर का जो है वीडियो उपलब्ध मिलेगा। वहां से जाकर के छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बात को समझे होंगे, सीखे होंगे, और मेरे से बहुत कुछ अगर सीखने को मिल रहा है आपको, तो थोड़ा सा और भी अपने दोस्तों को बुला करके लाइए मेरे चैनल पे, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए इस चैनल पे, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आइए जल्दी से। ओके, बाय।